नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 15 जून 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस से संबंधित जो केसेस हैं उनके अंडर रिपोर्टिंग होती है। दूसरा आर्टिकल बच्चों के शुरुआती एज में ना ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। द हिंदू के ही हैं दोनों आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल G7 से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो सारी की सारी डिस्कशंस की। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पोक्सो एक्ट से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देखो एक केस सामने आया जिसमें एक 10 साल की बच्ची का ब्रूटल रेप हुआ, बाद में मर्डर कर दिया गया। अब देखो ये जो केस था बहुत ज़्यादा मीडिया में आया और इस केस में ना पिछले हफ्ते चार्जशीट फाइल कर दी गई। एक्शन बहुत तेज था, लेकिन देखो हर केस में इतना तेज एक्शन नहीं होता है, इसलिए ना पोक्सो एक्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप बोलोगे सर ये पोक्सो एक्ट है क्या? देखो पोक्सो एक्ट जो है ना 2012 का एक्ट है। पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। आप इस एक्ट की ना हिस्ट्री समझिए। 2012 से पहले क्या था, बच्चों के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल क्राइम होते थे ना तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन था ही नहीं कानून में। सिंपली रेप का प्रोविजन था जो 375 376 थे, और वो भी मेनली ना महिलाओं के लिए थे। ये जो आईपीसी सेक्शन 375 उस समय जो हुआ करते थे ना, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गया, वो भी जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, सिर्फ लड़कियों के लिए थे, महिलाओं के लिए थे। मतलब कोई लड़का जिसकी उम्र 18 से कम है उसके साथ कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो उसके लिए कानून में कोई जगह ही नहीं थी कि कैसे केस चलेगा, वो सारी चीजें। तो इसलिए ना 2012 में पोक्सो एक्ट आया। इसलिए ये बोला गया है यहां पे ये जेंडर न्यूट्रल है। समझ गए जेंडर न्यूट्रल क्यों बोला जा रहा है? कि 18 साल से पहले का अगर कोई लड़का है लड़की है, दोनों के साथ में कुछ भी सेक्सुअल क्राइम होता है तो केस दर्ज होगा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो ये जो पोक्सो एक्ट है 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था 2012 में। डेटा देख लीजिए थोड़ा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 का डेटा क्या कहता है? साल 2024 में देखो 69,191 पोस्को केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें विक्टिम थोड़े ज्यादा थे। एक केस में कई बार मल्टीपल विक्टिम्स होते हैं ना, तो इन केसेस में टोटल विक्टिम्स की संख्या 70,000 से ज्यादा। लेकिन भाई ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई, लेकिन यहां पे मामला टिप इन द आइसबर्ग का है। ये ऊपर से 70,000 जो केसेस हैं ये तो टिप है आइसबर्ग की, नीचे बहुत सारे जो केसेस हैं वो होते हैं लेकिन उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती? रिपोर्टिंग ना होने के देखो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले ज्यादातर 90% केसेस में ओफेंडर जो होता है यानी क्राइम करने वाला जो होता है बच्चे के अपने ट्रस्टेड सर्कल में होता है, जैसे कोई अंकल, चाचा, मामा, कोई नेबर, मतलब कोई कजन। मतलब ये लोग 90% तो यही लोग बच्चों के साथ में सेक्सुअल क्राइम करते हैं। और माँ बाप जो है ना बच्चों को सिखाते हैं कि बाहर से कैसे बचना है, स्ट्रेंजर से कैसे बचना है, लेकिन ज्यादा क्राइम तो जो ट्रस्टेड सर्कल है वहीं से होते हैं। और केसेस की अंडर रिपोर्टिंग क्यों होती है? बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे देखो आपको बताता हूं मैं कि जैसे क्राइम हो गया बच्चे के साथ में, अब पुलिस जो होती है वो इनसेंसिटिव होती है। पुलिस बच्चे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या पहना था उस समय बताओ, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से फैमिली सोचती है यार बच्चा को बार बार ट्रामा में क्यों फेस करना। तीसरा, पुलिस का ना विश्वास ही नहीं है सिस्टम पे। पुलिस का सिस्टम पे विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि बेइज्जती हमारी ही होगी, पब्लिक में न्यूज आएगी तो लोग पूछेंगे अब इसकी लड़की की शादी कैसे होगी। समझ रहे हो? और कई बार तो विक्टिम्स पे ही समाज जो है क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर देता है कि इसी ने कुछ गलत किया होगा। सोचते ही नहीं कि भाई बच्चा है। फिर ऊपर ऊपर से देखो जैसे 90% केसेस ट्रस्टेड सर्कल में से होते हैं ना, तो यूं लगता है कि यार रिश्तेदार की फैमिली तबाह हो जाएगी। पोक्सो के अंदर केस दर्ज होना मतलब बहुत भारी सजा है, तो रिश्तेदार की फैमिली तबाह हो जाएगी पूरी, इसलिए छोड़ देते हैं, बचा लेते हैं उनको भी। कई बार
रिश्तेदार की फैमिली, जो ये काम करता है ना, जो क्रिमिनल होता है, वो सोल ब्रेड विनर होता है। सोल ब्रेड विनर मतलब एकमात्र रिश्तेदार की फैमिली का पैसा कमाने वाला होता है। तो वो जेल में चला गया तो पैसा कौन कमाएगा? रिश्तेदार की फैमिली में। तो ये सारे जो एंगल्स हैं ना काम करते हैं, जिसकी वजह से ना केसेस की रिपोर्टिंग नहीं होती है। और जानते हो एक चीज़, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जानते हो कौन होता है? सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है माइग्रेंट की फैमिली। जैसे मान लो एग्जांपल आपको देता हूँ, उड़ीसा की कोई फैमिली है, वो काम करने के लिए दिल्ली आई। अब दिल्ली में देखो, उनको कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग उनको जानते हैं। वो किसी मोहल्ले में रहने लगे। माँ बाप काम करने के लिए चले गए, 12 साल की बच्ची है, पड़ोसी के घर में छोड़ दिया या अपने किसी रिश्तेदार के घर में छोड़ दिया। अब वो माइग्रेंट की फैमिली जो है, माँ बाप लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बच्ची को छोड़ दिया किसी नोन के घर, लेकिन जो नोन है वो बच्ची का फ़ायदा उठाता है, वो पहले गिफ्ट देता है, विश्वास जीत लेता है, फिर गलत काम करता है। अब उसका जो माइग्रेंट की फैमिली है, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है नए शहर में, लीगल प्रोसेस होंगे भी सही तो एड्रेस तो बदलते रहते हैं, आज वो यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, कल वहाँ पे रह रहे हैं। और पुलिस वाले माइग्रेंट्स की फैमिलीज को, माइग्रेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते नहीं। इन्हें और डर पैदा हो जाता है कि बताओ क्या हुआ था, धमकाने लगते हैं पुलिस वाले। उनको लगता है कि एक एफआईआर हमारे पुलिस स्टेशन में बढ़ ना जाए। समझ रहे हो? और ऊपर से माइग्रेंट को कोई जानता नहीं है, तो थोड़ा बहुत कम्युनिटी बनी होती है वो भी शक करने लगती है, वो भी आइसोलेट कर देती है कि भाग जाओ यहां से। तो इस वजह से ना माइग्रेंट की जो फैमिली होती है ना, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है पोक्सो केसेस में। फिर एक बात राइटर ये बोलते हैं, कभी भी देखना आप शहर में ना ऐसे प्लेसेस, जैसे कोई बंद पड़ी फैक्ट्री है या फिर ऐसा नाले के पास कोई पार्क है जिसमें घास ऊंची ऊंची है, ये जो अबेंडेंट प्लेसेस होते हैं ना, ऐसे जगहें जो छोड़ दी गई हैं, भाई ऐसी जगहों पे ये क्राइम जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ना एक एंगल जो हम मिस कर देते हैं ना, शहरों को आप अच्छे से डेवलप करोगे, शहरों में अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था करोगे, तो भाई इस प्रकार के जो क्राइम है वो भी कम होते हैं, जो एंगल हम मिस कर देते हैं। इसलिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। लेकिन ये सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो कोर अर्बन एरिया पे फोकस करता है, शहर के आसपास पेरिफेरल एरियाज पे फोकस नहीं करता है। लेकिन माइग्रेंट्स और वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो शहर के कोनों में रहते हैं जहां पे उतनी अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल साइट्स जो अब छोड़ दी गई हैं, उजाड़ वो ज़्यादा होती हैं और क्राइम ज़्यादा होते हैं। जैसे तमिलनाडु का नोयल रिवर का एग्जाम्पल दिया जाता है। अब कोयम्बटूर के नज़दीक ना ये वेटलैंड है जो अभी रिस्टोर हो रहा है। अब इसके रिस्टोर होने से ना बल्कि लोगों की सेफ्टी अब ज़्यादा इंश्योर होगी। अभी क्या है, वहां पे कोई लाइट नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई सेफ्टी फीचर नहीं, तो रात में क्राइम का जड़ बन जाती हैं ये जगहें। और देखो सिस्टमिक फेलियर आप देखिए देखिए वैसे देखो पोक्सो का सेक्शन 35 ये कहता है, ट्रायल जो है, मतलब पोक्सो केसेस में ट्रायल केस के कोग्निजेंस लेने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, पोक्सो कोर्ट्स में ना 89% केसेस अभी पेंडिंग है, लंबे सालों तक केस लटकते रहते हैं और कन्विक्शन होता है सिर्फ 3 से लेकर 30% के बीच में। अब मैं आपको ना एक पूरा साइकिल बताता हूं। देखो पुलिस इनसेंसिटिव थी, पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पुलिस इनसेंसिटिव थी कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आधी अधूरी चार्जशीट फाइल कर दी, चार्जशीट फाइल हुई आधी अधूरी, कोर्ट में केस टिक नहीं पाएगा, जो क्रिमिनल है वो छूट जाएगा इज्जत के साथ, बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन इस केस को देख के ना एक और विक्टिम की फैमिली जो है ना वो पुलिस के पास जाएगी नहीं, उसको पता है यार कोर्ट में कुछ नहीं होता भाई, जाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये एक साइकिल चलता है, ये नेगेटिव लूप वाला साइकिल चलता है। एक फैमिली को जस्टिस नहीं मिला, फिर दूसरी फैमिली भी नहीं जाती है पुलिस के पास में। तो इसलिए कन्विक्शन होती है सिर्फ 3 से लेकर 30%। और लंबा डिले होता है ना केसेस में, क्रिमिनल्स को टाइम मिल जाता है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का। और फैमिलीज जो हैं वो खुद से, अगर किसी बच्चे का किडनैप हुआ है उसको ढूंढने की कोशिश करती है, और कई बार इतना डिले हो जाता है फैमिली मूव ऑन कर जाती है कि यार ठीक है पुराने दिन याद मत दिलाओ यार, जो हो गया वो हो गया, हमें नहीं चाहिए जस्टिस वगैरह, तंग आ जाती है फैमिलीज। फिर देखो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश भी की है 2018 में, 2019 में पोक्सो केसेस में जो सजा है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई, डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन कर दिया गया, क्योंकि
कठुआ रेप केस सामने आया था जम्मू में, काफी लोगों का गुस्सा था उस समय। लेकिन डेथ पेनल्टी का प्रोविजन करना, इससे फायदा नहीं होगा। फायदा जानते हो क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने आपको बताया ना, 90% केसेस में विक्टिम कौन होते, परपिट्रेटर कौन होते हैं, क्रिमिनल कौन होते हैं? फैमिली वाले ही होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो डेथ पेनल्टी का प्रोविजन करना तो मतलब जो विक्टिम की फैमिली है उन पे और प्रेशर आ गया कि यार रिश्तेदार को फांसी की सजा हो जाएगी अगर हमने रिपोर्ट किया तो उनके ऊपर और प्रेशर आ जाता है कि रिश्तेदार की जान बचानी है, जो हो गया वो हो गया। तो ये मुश्किल सजा करना, बल्कि केसेस की रिपोर्टिंग होगी उस चीज की गारंटी नहीं है, बल्कि कि आपने स्ट्रिक्ट सजा कर दिया तो बस मतलब अब और कम केसेस रिपोर्ट होंगे। और देखो, केसेस, ये सजा स्ट्रिक्ट करने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी कन्विक्शन रेट सही करने से। श्योर सजा मिलनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। समझ गए? तो जो कानून देखो इमोशन के आधार पे बनते हैं ना, वो कानून कभी सफल नहीं होते। जो कानून डेटा के आधार पे बनते हैं, एविडेंस के आधार पे बनते हैं, वो जो कानून है वो ज्यादा सफल होते हैं। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो बहुत बार ना विक्टिम का सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन होता है। मतलब एक बार तो क्रिमिनल ने सेक्सुअल अब्यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद मीडिया में जैसे ट्रायल चलता है, सनसनीखेज करके खबर दिखाई जाती है, कई बार विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाती है, कई बार पुलिस वाले इनसेंसिटिव होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, फिर से ड्रामा हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, ये सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन है। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन की वजह से ना जो विक्टिम है वो सिस्टम से दूर जाने लगता है, समाज क्वेश्चंस उठाने लगता है, लीगल प्रोसेस एक सजा के समान लगते हैं। तो इससे विक्टिम कहता है भाई दूर होता हूं मैं इन सब चीजों से, मेरा दिमाग मत खराब करो। मतलब समझ रहे हो? तो सिस्टम जो है वो अनुकूल नहीं होता विक्टिम्स के। पुलिस को ट्रेनिंग नहीं होती बच्चे के साथ में कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बातचीत करनी है। एम्पथी नहीं होती, जैसे हमने देखा ना तमिलनाडु में पुलिस वाले हंस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बार बार बुलाया जाता है विक्टिम को क्वेश्चंस के नाम पे, बार बार मल्टीपल कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं, कई बार मल्टीपल पुलिस स्टेशंस में जाना पड़ता है, कई बार विक्टिम का कंफर्ट पे पुलिस वाले ध्यान नहीं देते, सेफ्टी बिल्ड करने पे ध्यान नहीं देते, ट्रस्ट बिल्ड करने पे ध्यान नहीं देते पुलिस वाले। तो उनको ट्रेनिंग का अभाव होता है। तो इन चीजों की वजह से फिर वो दिक्कत आती है, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन की वजह से फिर वो रिपोर्टिंग नहीं होती। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पोक्सो की अंडर रिपोर्टिंग के बारे में। इवन इंटरव्यू में भी यूपीएससी पूछ ले कि पोक्सो केसेस में अंडर रिपोर्टिंग क्यों होती है, तो अब आप बता सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2012 का पोक्सो एक्ट से संबंधित प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये मेंस का क्वेश्चन है। आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, 7 पॉइंट IQ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन चिल्ड्रन। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो राइटर एक बात बोलते हैं, पिछले कई दशकों में ना इंडिया की पॉलिसी ना एक चीज पर फोकस्ड रही है, सर्वाइवल कि मतलब बच्चा जिंदा रहना चाहिए। आप डेटा देखो, 2012 तक ना जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट थी ना 43 थी, 2020 तक ये घट के 32 हो गई। मतलब समझ गए, 2020 आते आते यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से हमारे देश में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 32 आ गई। अब जाहिर तौर पे देखो ये अचीवमेंट है, एक भी बच्चे की जो जान है कितनी ज्यादा अमूल्य है। और इस अचीवमेंट के पीछे, इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? आंगनवाड़ी सिस्टम का। आंगनवाड़ी जो बनाई जाती है ना आईसीडीएस के अंदर, आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत ये स्कीम 1975 में आई थी। आज लगभग देखो 0 से लेके 6 की एज के बीच में ना 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आंगनवाड़ी जाते हैं। वहां पे उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, खाना मिलता है, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, उन्हें वैक्सीन लगती हैं। तो अचीवमेंट तो देखो आईसीडीएस की है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने फिजिकल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट दोनों को ना अलग अलग ट्रैक पे रख दिया। हमने ये सोचा कि बच्चों को खाना दे दो, दिमाग अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन आर्टिकल हमें ये बताता है कि भाई ऐसा नहीं होता। खाना खाना काफी नहीं है,
मतलब खाना खाने से ब्रेन की डेवलपमेंट इनफ नहीं होती है, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। विकसित भारत आप सिर्फ कैलोरीज के दम पे नहीं बना सकते। फिर ना राइटर एक बात बोलते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझो। जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है ना, मतलब बच्चे का जो शुरुआती साल है ना, वो एक इकोलॉजिकल प्रोसेस की तरह होते हैं। इकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब, जैसे देखो, एक पौधे को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती। एक पौधे को ग्रो होने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, सब चाहिए। वैसे ही एक बच्चे के विकास के लिए ना उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसे अच्छी हेल्थ की आवश्यकता है, अच्छी लर्निंग की आवश्यकता है। जब तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तीनों चीजें, न्यूट्रिशन, हेल्थ और अर्ली स्टिमुलेशन यानी अर्ली लर्निंग, जब तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तब बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है, उसका ब्रेन अच्छे से ग्रो करता है। अब आप थोड़ा सा फैक्ट सुनो। एक बच्चे का जो डेवलपिंग ब्रेन होता है ना, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, वो बहुत भूखा होता है। मतलब जितना बच्चे को खाना मिलता है ना, उसका 1/5 तो अकेला ब्रेन खा जाता है। इतना भूखा होता है, ब्रेन को इतना खाना चाहिए। इवन बच्चा जब सो रहा होता है ना, तब भी ब्रेन को कैलोरीज चाहिए डेवलप होने के लिए। एक बात बोली जाती है, मतलब बच्चे के पहले साल में ना, जो ब्रेन का ग्रे मैटर है वो 149% बढ़ जाता है। आप पूछोगे सर ये ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर मतलब ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो पहले ही साल में ब्रेन का ग्रे मैटर 149% ग्रो कर जाता है। और देखो, जो ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट होता है ना, सेरिबेलम पार्ट, एक सेकंड में मिटा देता हूं ये। आप बोलोगे सर ब्रेन का ये सेरेबेलम पार्ट कौन सा होता है? सेरेबेलम पार्ट मतलब जो बॉडी की मूवमेंट और बैलेंस कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये सेरेबेलम पार्ट जो है ये भी 240% से बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है। और जो ब्रेन सेल्स के बीच के न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं सिनेप्सिस। ये देखो, ब्रेन में जो लाखों न्यूरल सेल्स होते हैं उनके बीच कनेक्शंस का काम करते हैं ये सिनेप्सिस। तो ये जो सिनेप्सिस है ना, ये भी पहले साल में डेवलप होते हैं। इनसे सिनेप्सिस की वजह से बच्चा लैंग्वेज सीखता है, प्लानिंग सीखता है, मूवमेंट सीखता है। तो ये मतलब बताया गया है राइटर के द्वारा एविडेंस की सहायता से कि पहले साल में कितना बच्चे का ब्रेन जो है वो ग्रो करता है। अगर इस टाइम पर बच्चे को प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो फिर देखो ब्रेन उतना डेवलप नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खिला दो। फिर राइटर एक बात ये बोलते हैं, अच्छा आप ये पूछोगे सर ये स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? मतलब आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि पहले साल में कितना ही अच्छा खाना खिला लो, स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। स्टिमुलेशन मतलब बच्चे से बात करना, बच्चे के साथ खेलना, बच्चे को प्यार देना। इससे ब्रेन के जो न्यूरल कनेक्शंस है ना वो बिल्ड होते हैं और ये फिर बच्चे को सोचने और समझने की शक्ति डेवलप करवाते हैं। स्टिमुलेशन समझ गए? तभी तो छोटे बच्चों से बहुत मत्था मारना चाहिए। मत्था मारना मतलब वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ए तो उसका जवाब देना चाहिए। अब ये एक केस स्टडी है जमैका की केस स्टडी है। 1980s में ना जमैका में रिसर्चर्स ने स्टंटेड बच्चों पे ना एक स्टडी की। स्टंटेड बच्चे मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई, तो ऐसे बच्चों पे ना स्टडी की और रिसर्चर्स ने ये देखा जिन्हें सिर्फ खाना मिला उनकी हेल्थ ठीक हुई, बट जिन बच्चों को खाने के साथ साथ साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन मिला, यानी माँ बाप का प्यार मिला, उनसे बातें की गई, उनके साथ खेला गया, तो भाई उनके जो कोग्निटिव गेन्स हैं यानी दिमागी ताकत, सोचने समझने की जो शक्ति है, बहुत ज्यादा डेवलप हुई। फिर वेल्लोर में एक केस स्टडी की गई। 250 बच्चे ऐसे थे जिनकी ग्रोथ को ट्रैक किया गया और ऑब्जर्वेशन जानते हो क्या निकली? वो बच्चे जो स्टंटेड थे, मतलब एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी थी, उनका जो दिमागी टेस्ट था ना वो सबसे खराब रहा। लेकिन जिन स्टंटेड बच्चों ने बाद में फिजिकल रिकवरी कर ली उनका दिमाग भी इंप्रूव हो गया। तो कैच क्या है यहां पे? कैच देखो ये है, गंदा पानी और पुअर सैनिटेशन, खराब सैनिटेशन। अब इन चीजों से ना बच्चों के पेट में इंफेक्शन हो जाता है। ऐसे में ना बच्चा खाना तो खाता है लेकिन बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती।
समझ गए? तो वेल्लोर की केस स्टडी ने हमें ये बता दिया कि जिन बच्चों में आयरन की कमी थी ना, या फिर वो बच्चे जो जिनको ना टॉक्सिक केमिकल्स का एक्सपोजर था, जैसे लेड, जैसे मान लो वो पेंट के आसपास बहुत ज्यादा रह लिए, या वो जहां पे भी लेड है वहां पे उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, तो उनका ना दिमागी स्कोर बहुत कम था। मतलब दिखने में हाइट बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, लेकिन वास्तव में जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत देखो नहीं है। अच्छा, एक और चौंकाने वाली चीज, मतलब वेल्लोर में ना वो बच्चे जो 18 से लेके 24 मंथ्स में प्री स्कूल में थे, यानी आंगनवाड़ी में थे, उनका जो आईक्यू था ना 7 पॉइंट ज्यादा था एज कंपेरिजन टू उन बच्चों से जो प्री स्कूल में यानी आंगनवाड़ी में नहीं गए थे। इवन ब्राजील से भी यही खबर सामने आई। ब्राजील में भी सिमिलर केस स्टडी की गई थी। वहां पे वो बच्चे जो प्री स्कूल गए उनका जो आईक्यू था 8 पॉइंट्स ज्यादा था। सोच के देखो, इतनी सी चीज करने से ना एक देश की प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। ये तो नोबेल पुरस्कार मिला था जेम्स हैकमैन को। इन्होंने भी बोला था ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्ट हमें करना है तो हाईएस्ट रिटर्न हमें प्राप्त हो सकते हैं जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करें, मतलब जितनी कम एज में हम इन्वेस्ट करें ह्यूमन कैपिटल में, उतना ही ज्यादा रिटर्न्स हमें प्राप्त हो सकते हैं। और सरकार ने देखो चीजें की भी हैं, ऐसा नहीं है सरकार ने चीजें नहीं की। गवर्नमेंट ने 3 नई चीजें की हैं, जैसे पहला है पोषण भी और पढ़ाई भी। मतलब अब सिर्फ देखो पोषण पर फोकस नहीं होता आंगनवाड़ीज में, पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस है, एजुकेशन पे भी उतना ही फोकस है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। फिर है आधारशिला फ्रेमवर्क। ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर प्ले बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन को मजबूत करता है, मतलब खेल खेल में एजुकेशन। ये डायरेक्टली लिंक्ड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से। फिर तीसरा फ्रेमवर्क जो है वो नव चेतना फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क जो है वो एजुकेशन को देखो सेंटर से उठाकर बच्चे के घर तक ले जाता है। मतलब ये फ्रेमवर्क ना पेरेंट्स को सिखाता है कि रोजमर्रा के कामों में बच्चों से कैसे बात करनी है, मतलब खाना बनाते वक्त, खिलाते वक्त बच्चों से कैसे बात करनी है, उसके दिमाग को स्टिमुलेट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें नव चेतना फ्रेमवर्क में है। अब इन पे देखो प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ये पीआईबी के आइटम्स हैं, पीआईबी में ज्यादा मिलते हैं, कोचिंग सेंटर्स के करंट अफेयर में कम मिलते हैं। अप्रैल 2026 में देखो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ना एक कैंपेन लॉन्च किया, पोषण पखवाड़ा। इसमें मेन जो फोकस था वो इस बात पे था कि माँ बाप ना बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, यानी मोबाइल जो बच्चे देखते हैं ना, उस स्क्रीन टाइम को कम करें और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ना अर्ली स्टिमुलेशन पे ध्यान दें, बच्चों से बात करें और नई नई चीजें बच्चों से दिखाएं, बच्चों को प्यार दें, तो इससे उनको फायदा होता है। और देखो जब आंगनवाड़ी सिस्टम सुधर जाता है ना तो सिर्फ बच्चे का भला नहीं होता, पूरा समाज का भला होता है। कैसे? इसे समझने के लिए ना आप एक कंसेप्ट समझिए, वर्चुअस साइकिल ऑफ केयर। देखो जब एक माँ को ये पता होता है ना कि उसका बच्चा आंगनवाड़ी में सीख रहा है, तो उसे ना आजादी मिलती है, उसे कॉन्फिडेंस मिलता है बाहर जाके काम करने का। तो इससे ना महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होता है। वेल्लोर में भी यही देखा गया था कि जिन महिलाओं को चाइल्ड केयर वर्कर की ट्रेनिंग मिली ना, उन्हें सोसाइटी में इज्जत भी मिली और पैसे भी मिले। तो ये वर्चुअस साइकिल ऑफ केयर है। आंगनवाड़ी से सिर्फ बच्चों को फायदा नहीं होता, महिलाओं को भी फायदा होता है, वुमेन इंपावरमेंट भी होता है। ये कोट है जो आप यूज कर सकते हो, व्हेन द किचन, क्लासरूम एंड क्रेच अलाइन, चिल्ड्रन फ्लोरिश, वुमेन वर्क एंड कम्युनिटीज थ्राइव। सबको फायदा होता है, बच्चों को फायदा होता है, महिलाएं काम करती हैं, पूरी कम्युनिटीज फलती फूलती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो मेंस के आंसर्स में। और फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो G7 के बारे में है। प्रधानमंत्री मोदी ना नेक्स्ट वीक G7 का समिट अटेंड करने के लिए फ्रांस जाने वाले हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप टाइमलाइन देखिए। इंडिया देखो वैसे आपको पता है G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को ना बुलाया जाता है G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए बावजूद इसके।
तो इससे पता लगता है कि इंडिया की जो पावर है वो बढ़ रही है, मतलब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ रहा है। वैसे देखो इंडिया की जो G7 जर्नी है 2003 में स्टार्ट हुई थी, उस समय G7 G8 हुआ करता था। अभी मैं आपको G7 के इतिहास के बारे में बताऊंगा। चलो पहले G7 का इतिहास ही कवर कर लेते हैं। देखो 1975 की बात है। 1975 में ना 6 डेवलप कंट्रीज, 6 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये एक साथ आए थे और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था G6। 1976 में कनाडा भी इसमें ज्वाइन हो गया तो G7 बन गया। फिर 1998 में ना रशिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और ये बन गया G8। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया ना तो रशिया को निकाल दिया गया इस ग्रुप से और फिर से G8-1 हो गया G7। समझ गए? देखो वैसे ये जो ग्रुप है ना जीडीपी के मामले में तो डिक्लाइन पे है। पहले G8 ग्रुप जो है पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का 66% कंट्रीब्यूट करता था। आज G7 जो है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में सिर्फ 40% कंट्रीब्यूट करता है। आप बोलोगे सर रशिया भी तो निकल गया, उससे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना कि देखो चाइना, आसियान, इंडिया, ये सब अब देश वर्ल्ड की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। इस वजह से G7 का जो, लेकिन देखो G7 का इन्फ्लुएंस आज भी स्ट्रोंग है क्योंकि इनके पास में ना G7 कंट्रीज के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस में स्ट्रोंग है, ग्रीन इनोवेशन है, स्पेस में भी ये देश लीडर्स हैं। इसलिए ओवरऑल G7 ग्रुप का इन्फ्लुएंस उतना कमजोर नहीं हुआ है। चलो अब इंडिया की जर्नी की बात कर लेते हैं। 2003 में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उस समय G7 था, नहीं G8 था उस समय, क्योंकि रशिया ज्वाइन कर चुका था 1998 में। तो उस समय G8 था। 2003 में पहली बार वाजपेयी जी को बुलाया गया था। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी 2005 से लेकर 2009 के बीच में लगातार 5 बार बुलाया गया। फिर 2019 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार G7 का जो समिट है वो अटेंड करते आए हैं। टोटल इंडिया को अभी तक ना 12 से ज़्यादा इन्विटेशंस मिले हैं G7 का समिट अटेंड करने के लिए। तो ये इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को दिखाता है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि G7 इंडिया को बुलाता क्यों है वैसे? इसके देखो मल्टीपल रीजंस हैं। इंडिया स्टेबल डेमोक्रेसी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश फिर भी डेमोक्रेसी, वो भी स्टेबल। हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडिया टेक एडवांसमेंट्स में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे पास में बहुत बड़ी स्किल्ड मैन पावर है। वो बात अलग है, सारे देश के यूथ को अभी भी हम अच्छे से स्किल्ड नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितनों को कर पाए हैं वो भी अच्छी खासी संख्या है। और प्रधानमंत्री मोदी देखो G7 के समिट में और इवन पास्ट के प्राइम मिनिस्टर्स भी हमेशा ग्लोबल साउथ की भी आवाज उठाते हैं, यानी गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज भी उठाते हैं। और हमको G7 से क्या चाहिए? देखो हमारी स्ट्रेटेजी है प्लूरिलेटरल अलाइनमेंट, मतलब हम सबसे दोस्ती करके रखते हैं। हमारे पास सभी 7 देशों के साथ में जो भी G7 के मेंबर कंट्रीज हैं ना, उन सभी देशों के साथ में हमारा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं। और G7 में ना 7 यूरोपियन पावर्स हैं और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो बेसिकली देखो यूरोप डोमिनेटेड है ये ग्रुप G7 और हमें अभी यूरोप की आवश्यकता है। कई दशकों तक ना हमने यूरोप को ना इग्नोर करके रखा, लेकिन अब यूरोप के साथ में हमारी जो दोस्ती है वो तेज हो रही है, मजबूत हो रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया। और G20 का समिट जब हुआ था इंडिया में, तब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी बात हुई। लेकिन बाद में देखो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो गया तो ये ठंडे बस्ते में चला गया। नहीं, इजराइल और ईरान के बीच में वार तो अभी हुआ है। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो गया था ना, उस वजह से ये जो कॉरिडोर था वो ठंडा बस्ते में चला गया। ये रूट जो है इंडिया से लेके यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप तक जाएगा। तो पहले देखो ये एंशियंट रूट हुआ करता था मसालों के ट्रेड के लिए, तो उसी एंशियंट रूट को रिवाइव किया जा रहा है इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा। हमें यूरोप से एंगेजमेंट की क्यों आवश्यकता है? सबसे पहले आत्मनिर्भरता। यूरोप के पास में देखो डीप टेक है, हमें डीप टेक चाहिए। समझ रहे हो? इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है जॉब्स क्रिएट करने के लिए।
उनके पास में पैसा है, उनके पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखो, यूरोपियन कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये हमारी ग्रोथ के लिए फ्यूल का काम करेगा, इसलिए हमें यूरोप की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो मिडिल ईस्ट ना काफी अशांत एरिया है, और हमारा जो ये अभी हमने कॉरिडोर की बात की ना, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां से गुजरता है? ये गुजरता है यूएई से और सऊदी अरेबिया से। लेकिन वहां पे देखो एक नया अलायंस बन रहा है। अलायंस किस किस का बन रहा है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, इन 4 देशों का एक नया अलायंस बन रहा है। तो ये जो 4 देशों की दोस्ती है ना, ये इस कॉरिडोर के लिए एक थ्रेट है, एक चुनौती है। सऊदी अरेबिया हो सकता है इस कॉरिडोर को सफल ना होने दे। इसलिए इसलिए देखो, मिडिल ईस्ट को बैलेंस करने के लिए ना इंडिया को चाहिए यूरोप का साथ, इसलिए G7 में इंडिया का जाना वो मायने रखता है। और देखो चाइना का BRI, आप देखो चाइना का BRI ना वन साइडेड है। चाइना पैसा देता है, डेट ट्रैप में फंसाता है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, अपने लोगों को लेके जाता है। लेकिन ये जो विजन है ना इंडिया का, मतलब IMEC वाला विजन है, या फिर यूं कहें इंडो मेडिटेरेनियन वाला विजन है, इसमें ना हर देश को इक्वल रोल है, इसमें इंडिया डोमिनेट नहीं कर रहा है। और ये कंसेप्ट आगे चल के देखो इंडो अटलांटिक भी बन सकता है। इंडो अटलांटिक मतलब एक्सपेंड हो सकता है। यहां पे देखो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें क्वाड, ओकस ये सब ग्रुप बने हुए हैं। अगर मान लो ये इनिशिएटिव जो है वो अटलांटिक ओशन तक एक्सपेंड हो जाए, तो फिर सोच के देखो कितने बड़े रीजन में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सपेंड हो जाएगा। यहां पे देखो अभी यहां पे एक्टिव है, और इसके बाद में फिर फर्दर अटलांटिक ओशन आता है, तो इंडो अटलांटिक, यहां पे इंडो पैसिफिक है और यहां से ये इंडो अटलांटिक बन जाएगा। समझ रहे हो? ग्लोबल मैप आप देखोगे ना, यहां पे इंडो पैसिफिक, ये पैसिफिक, ये इंडियन ओशन, ये इंडो पैसिफिक, तो ये इंडियन, और यहां पे आगे जाके अटलांटिक, तो ये इंडो अटलांटिक हो जाएगा। तो यहां पे भी इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ जाएगा, और इंडिया पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से राइटर बोलते हैं, देखो इंडिया का G7 में जाना ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोटो खिंचवाना है, इसका मतलब ये है कि इंडिया धीरे धीरे ना ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, और इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बन रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप अटेम्प्ट कीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।